दिया हुआ है given below are four curves describing variation of velocity with time of a particle. Which of these describe the motion of a particle initially in positive direction with constant negative acceleration? पॉजिटिव डायरेक्शन में है इनिशियली और उसके बाद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन लगता है। तो देखिए ये पहला वाला जो ग्राफ है इसमें v घट रही है। v का जो ग्राफ दिया है वो इस तरह का दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नहीं है, क्योंकि अगर vt ग्राफ सीधी लाइन होना चाहिए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए। दूसरा जो ग्राफ दिया हुआ है x वाला, उसमें क्या है, सीधी लाइन दी हुई है तो कांस्टेंट तो है एक्सेलेरेशन, लेकिन टाइम के साथ साथ वो ग्राफ बढ़ रहा है। इसका मतलब vt जो है dv अपॉन dt स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन नहीं है इसका मतलब। इसके बाद क्या है, c वाला ग्राफ देखते हैं। तो c वाले ग्राफ में इनिशियली पॉजिटिव है और फिर वो लाइन नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव एक्सेलेरेशन लग रहा है। तो सी वाला आंसर सही है। डी वाला आंसर और एक बार देख लेते हैं। डी वाले आंसर में बी और सी और डी में केवल इतना अंतर है कि इनिशियली सी में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, लेकिन डी में इनिशियली ही पहले से ही वो नेगेटिव डायरेक्शन में थी। इसलिए ये वाला जो हमारा कंडीशन जो क्वेश्चन में कह रहा है वो मीट नहीं कर रही है, क्योंकि उसने ये कहा है कि पहले इनिशियली इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो डी वाला आंसर में इनिशियली नेगेटिव डायरेक्शन में है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन तो है डी में, लेकिन इनिशियली इन नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए डी आंसर सही नहीं होगा, सी आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द ग्राफ ए टू डी केयरफुली एंड इंडिकेट विच ऑफ दिस पॉसिबली रिप्रेजेंट आर डायमेंशन मोशन वन डायमेंशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल। वन डायमेंशन मोशन पार्टिकल को कौन रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्राफ में से? तो देखिए ये ग्राफ क्यों नहीं हो सकता। ये ग्राफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राफ में एक टाइम पर v की दो वैल्यू हैं। ये जीरो टाइम है और जीरो टाइम पे v की दो वैल्यू हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक टाइम इंस्टेंट पर एक ही वैल्यू हो सकती है v की, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। फिर सी वाले को देखते हैं। इसमें स्पीड नेगेटिव हो रही है। स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं होती। और ये डी वाला देखें तो डी वाले में भी जो वेलोसिटी की एक टाइम इंटरवल पे दो पोजीशन होंगी, दो वैल्यू होंगी। जैसे ये टाइम इंस्टेंट ले लें तो इसमें दो वैल्यू होंगी v की। ये वाला टाइम इंस्टेंट ले लें तो इसमें भी v की दो वैल्यू होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब बात करें v की, तो v वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि t टाइम के साथ साथ पैराबोला बना रही है ये ग्राफ। तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलेरेशन लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक फिर v घटना शुरू होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर रिटार्डेशन लग रहा है, लेकिन है ये वन डायमेंशन मोशन। तो इसका मतलब v वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3. A ball is thrown vertically upward. Which of the following graphs represent velocity time graph of a ball during its flight? देखो हो क्या रहा है, इसमें हमने ज़मीन से कोई बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, ठीक है। ज़मीन से कोई बॉल हमने ऊपर की तरफ फेंकी, उसको हमने इनिशियली v वेलोसिटी प्रोवाइड की। तो ऊपर जाके वो वेलोसिटी जब अपर मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और ये हम ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहाँ से फिर वो वापस लौट लेगी धरती की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी।
तो अगर हम इसको ए ग्राफ को देखें तो ए ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी इनिशियली कुछ है, वो तो ठीक है, फिर वेलोसिटी आगे जाते जाते ऊपर जाते जाते टी टाइम पर यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे t इज इक्वल टू सपोज करो t है, तो यहाँ t पे कुछ वेलोसिटी होगी, बात सही है, तो यहाँ वेलोसिटी भी है, लेकिन फिर जब वो वापस लौटती है तो फिर ये वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये वाला गलत है। इस वाला सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, आगे जाके वेलोसिटी जो है 0 हो रही है, लेकिन ये इसमें टाइम उल्टा घटना शुरू कर दिया है। बी वाले में टाइम उल्टा घट रहा है, जबकि टाइम कभी भी कम नहीं होता है। किसी भी मोशन में कोई हम कंसीडर करते हैं तो टाइम कभी कम नहीं होता, टाइम बढ़ता ही है, तो ये वाला भी गलत है। तीसरा वाला देखते हैं हम। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, इसमें इनिशियली कुछ वेलोसिटी, इसमें टाइम पहले से घटा के चल रहे हैं, वो यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और नेगेटिव टाइम जा रहा है, जबकि अपन के पास टाइम मशीन नहीं है कि हम टाइम को पास्ट में जा सकें, इसमें ये नेगेटिव जा रहा है टाइम, तो ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं डी वाले की। तो डी में क्या हो गया, इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी जो वी है हमारी, फिर ये ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, टाइम बढ़ता गया, फिर एक टाइम आया टी, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वो अपर मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई, तो ये आगे बढ़ गया, ये ग्राफ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, और फिर आगे 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला डी वाला ग्राफ इसका सही है। एक क्वेश्चन अगला है, एक ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी हमने ग्राफ देखे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ग्राफ रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट इसमें है पहले वाले में, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरे वाले में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ नहीं बढ़ रही है, तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के बराबर हैं, सेम हैं, ये एक दूसरे के समान हैं, ठीक। और इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सी वाले में, तो ये भी, इसमें भी मोशन हो रहा है। अब बात करते हैं डी वाले की। डी वाले में टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी बॉडी की पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है जहाँ पहले थी। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन थी वही t इज इक्वल टू t पे है, तो यही वाली जो ग्राफ है डी वाला, ये रेस्ट को शो करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉय बिगिंस टू वॉक ईस्टवर्ड along a street in front of his house and the graph of a position from time is shown in the following figure. His average speed for a whole time interval is equal to, average speed का मतलब होता है total distance, not displacement, total distance upon total time। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे जो एसटी ग्राफ में जो एरिया होता है उस एरिया को जोड़ देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, पहले तो हम यहाँ 5 से 10 पे तो वो चल ही नहीं रहा है, ठीक। 5 पे और 10 के बीच में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो यहाँ को तो हम हटा देंगे, इसको, इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। अब डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है तो डिस्टेंस तो कितना डिस्टेंस कवर्ड हुई इसके द्वारा डिस्टेंस कवर हुई 0 से 40 चला, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ 0 to 40 चला, तो यहाँ 40 मीटर की डिस्टेंस कवर्ड हुई इस वाले में, यहाँ चल ही नहीं रहा है। फिर इस वाले की बात करते हैं, तो इस वाले की बात करें तो यहाँ पे 40 से 0 आया, यहाँ पे इस वाले की बात करें, इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे 40 से कितना आया, 0 आया, ठीक है, पोजीशन पे।
तो यहाँ भी 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करी इसने, 1 और 2, यहाँ पे भी 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, अब इधर से इधर तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक फिर कितना डिस्टेंस कवर करी इसने, 0 से 20 डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, 0 से 20 इधर पे आया, 0 से 20, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया 0 to 20। ठीक है, तो यहाँ से इस इतने वाले पार्ट में बात करें हम, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसमें ये डिस्टेंस करी 20। ठीक है, और फिर इतने की बात करें तो फिर डिस्टेंस करी 20, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई, ये थर्ड पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड करी, ये फोर्थ पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड करी। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है, 4 पार्ट में इसने डिस्टेंस कवर करी। जबकि यहाँ पे ये रुका रहा, तो पहले 40 की डिस्टेंस कवर करी, फिर 40 की डिस्टेंस कवर करी माने 80, फिर 20 की डिस्टेंस कवर करी यानी 100, फिर 20 की डिस्टेंस कवर करी यानी 120। टोटल डिस्टेंस कवर हो गई 120। और टोटल चला कितना जी, टोटल चला भी ये 20, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और 20 सेकंड 20 मिनट तक आया जी, ये मिनट दिए हुए 20 मिनट तक आया, तो 20 मिनट तक ये चला। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुई हमारी 120, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और टोटल समय दिया हुआ है 20। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही एवरेज स्पीड निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही एवरेज स्पीड निकलती है। तो यहाँ से वी एवरेज निकलेगी, 2 से 2 कट जाएगा और 2 6 जा 12 यानी 6 मीटर पर मिनट की एवरेज स्पीड आएगी, यानी बी आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल। वन डायमेंशन मोशन ऑफ पार्टिकल कौन सा नहीं शो कर सकता। देखो ये टोटल डिस्टेंस कवर, टाइम के संग संग अगर बॉडी में किसी भी पार्टिकल में मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी, चाहे, क्योंकि डिस्टेंस जो है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे मान लो हम यहाँ गए और वापस वहीं लौट आए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से चले ये कवर ये गिनी जाएगी, ये कैलकुलेट होगी और ये कैलकुलेट होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ ही रही ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती अगर मोशन हो रहा। इसमें डिस्टेंस घट रही है, यहाँ पे, यहाँ चलो बढ़ रही फिर घट रही, तो ये घट रही वाला पार्ट जो है वो गलत है, तो ये वाला ग्राफ भी गलत है। इसमें भी पोजीशन जो है टाइम के साथ साथ एक टाइम पे 2 पोजीशन नहीं हो सकती किसी भी बॉडी की, किसी भी जो रनिंग पार्टिकल है, मोशन में पार्टिकल है, उसकी 2 पोजीशन नहीं हो सकती। इस टाइम पर इसकी ये 2 पोजीशन है, इस टाइम पर यहाँ पे भी 2 पोजीशन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यही कंडीशन इसकी है कि एक टाइम पर ये टाइम है t = 0, इसकी 2 वेलोसिटी शो करेंगी इसमें, तो 2 वेलोसिटी हो ही नहीं सकती एक टाइम पर, एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी की वैल्यू हो सकती, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसमें स्पीड नेगेटिव हो गई, जबकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये स्पीड नेगेटिव हो गई, तो ये नेगेटिव स्पीड नॉट पॉसिबल, तो इसलिए ऑल 4 कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी इज रेस्ट एट x = 0, एट t = 0 इट स्टार्ट मूविंग इन दी पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, एक गाड़ी है, ठीक है, वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है x = 0 से और t = 0 पे से, ठीक है, तो इसके द्वारा करीब चली गई डिस्टेंस x1 है, ठीक है। और दूसरी जो बॉडी होती है, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू x = 0, दूसरी बॉडी यहाँ से पास होती है, दूसरी बॉडी यहाँ से पास होती है x = 0 से, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पे v, जबकि इसकी वेलोसिटी
यहाँ पे 0 है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और दूसरी जो गाड़ी इसके बगल से पास होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, जबकि इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, इसमें जबकि ये एक्सेलरेशन लग रहा है। पहली वाली चीज़, जो पहली वाली कार है या पहली वाली बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, जबकि दूसरी वाली बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, वो पहले से चल के आ रही है, वो x इज इक्वल टू 0 पे इसको पार करती है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0 मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये भी कांस्टेंट स्पीड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। दी पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1, इस फर्स्ट बॉडी की पोजीशन x1 से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी बॉडी की पोजीशन x2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t सेकेंड बॉडी की पोजीशन x2 है और फर्स्ट बॉडी की पोजीशन x1 है, टाइम t इंटरवल के बाद, सेम इंटरवल के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्टली x1 माइनस x2 एज फंक्शन ऑफ द टाइम, दोनों की जो x1 माइनस x2 है, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा ग्राफ सही करेगा। देखो पहले क्या होता है, पहले ये होता कि सपोज करो इसकी कुछ वेलोसिटी थी, जो दूसरी वाली है, सेकंड वाली है, उसकी वेलोसिटी x इज इक्वल टू 0 पे सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, और फर्स्ट वाली की स्पीड x इज इक्वल टू 0 पे 0 है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये 5 मीटर पर सेकंड से निकलेगी तो ये इससे आगे निकल जाएगी, इससे आगे निकल जाएगी। सेकंड विल पास फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये तो स्टार्ट ही हुई है, ये पहले से कोई स्पीड अटेन किए हुए हैं, कुछ स्पीड पे है इसकी ऑलरेडी, तो x इज इक्वल टू 0 को ये पास कर लेगी। तो उस समय कुछ समय तक x माइनस x2 की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? बिकॉज x2 विल बी मोर देन x1, क्योंकि x2 की स्पीड ज़्यादा है x1 से, क्योंकि x1 तो अभी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन x1 में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो x1 की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब नंबर 1 की स्पीड नंबर 2 के बराबर हो जाएगी और नंबर 1 नंबर 2 को पार कर लेगा। यानी जब नंबर 1 नंबर 2 को पार करेगा उस समय x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि x2 लगातार बढ़ती जा रही थी और x2 जो है दूसरे की वो थी, तो x2 कांस्टेंट थी, यानी ये कांस्टेंटली बढ़ रही थी, और x1 जो है वो इसमें एक्सेलरेशन लग रहा था। तो कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद x1 माइनस x2 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरी वाली पहली वाली जो बॉडी है उसमें लग रहा है एक्सेलरेशन, तो दूसरी वाली बॉडी है सपोज करो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रही है, एक हमने मान लिया सपोज दैट कि वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रही है। अब जब पहली वाली बॉडी में एक्सेलरेशन लगना शुरू हुआ तो दूसरी वाली तो पहली जब x इज इक्वल टू 0 पे रुकी थी तो वहाँ से पार करती हुई निकल गई दूसरी वाली। तो दूसरी वाली जैसे 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 आगे बढ़ती जा रही है, दोनों के बीच का जो है पोजीशन डिफरेंस बढ़ता जा रहा है नेगेटिव में, यानी x2 माइनस x1 नेगेटिव होता जा रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक पहली वाली बॉडी में लग रहा है एक्सेलरेशन, तो पहली बॉडी में एक्सेलरेशन लग रहा है तो पहली बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन दूसरी वाली की स्पीड तो सेम है। जब पहली वाली की स्पीड मोर देन 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये बढ़ते बढ़ते, तो वो ये इससे तेज़ चलने लगेगी पहली वाली दूसरी वाली से। जब पहली वाली दूसरी वाली से तेज़ चलने लगेगी तो पहली वाली दूसरी वाली को पार कर जाएगी। तो जिस समय वो पार करेगी उस समय x1 माइनस x2 हो जाएगा 0, और जब वो पार कर जाएगी तब x1 माइनस x2 पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि पहले नेगेटिव था। तो ये वाला ग्राफ फर्स्ट वाला इसको शो करता है जी कि x इज इक्वल टू 0 पे
दोनों के बीच का समय अंतराल बिल्कुल 0 था, क्योंकि दोनों वहाँ से पास कर रही थी। ठीक है, दोनों एक जगह से पर थी। एक्स जो पहली वाली बॉडी थी वो तो रुकी हुई थी, और x2 वहीं से गुजरी, मतलब x2 नहीं, दूसरी बॉडी वहाँ से गुजरी, तो उसके 0 पर दोनों के बीच का की जो पोजीशन का डिफरेंस है वो 0 होगा। फिर क्योंकि दूसरे वाली की स्पीड पहले ज़्यादा है, तो फिर उनका जो है नेगेटिव डायरेक्शन में फिर क्या हुआ, दोनों के बीच का पोजीशन का डिफरेंस बढ़ता गया यहाँ तक। फिर उसके बाद जब वो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड जो हम मान रहे हैं उससे ज़्यादा हो गई, तो फिर वो तेज़ चलना शुरू करी नंबर 1। तो जब नंबर 1 तेज़ चलना शुरू करी तो फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। तो जब स्पीड बढ़ाई तो फिर x1 माइनस x2 की जो वैल्यू बढ़ रही थी, वो दोनों के बीच का जो पोजीशन डिफरेंस है वो यहाँ से यहाँ तक घटना शुरू किया। वो घटता घटता फिर 0 हो गया, जब पहली वाली ने दूसरी वाली को पार कर लिया। पहली वाली ने जब दूसरी वाली को पार कर लिया, तब उसका दोनों की बीच की पोजीशन फिर से 0 हो गई यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब पहली वाली आगे निकल गई, और तो फिर x1 माइनस x2 की पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ने लगेगी, तो फिर ये बढ़ने लगी। तो इसलिए ये आंसर इसका सही है। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। ए वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल आर गिवन। देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में vt dv/dt कांस्टेंट है। तो ये दोनों एक ही ग्राफ हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करते हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पोजीशन टाइम ग्राफ में पैराबोला बनता है। तो ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें इनिशियली कुछ ना कुछ पोजीशन पे थी बॉडी, इनिशियली 0 पोजीशन पे नहीं थी, पहले से कुछ एक्सेलरेशन था, पहले से मूवमेंट था, तो ये 0 टाइम पर भी कुछ उसका मोशन था, वेलोसिटी थी, इसलिए उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन भी रहेगी। तो